तो आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल मतलब होता है पोजीशन, मतलब आप समझ सकते हैं पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बोलाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इसके साथ ही साथ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कई सारे टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमको पढ़ने को मिलती है। लेकिन हम लोग मेनली किस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे इस केस में, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ा था वो ग्रेविटेशन था, और अभी भी हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिलहाल आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन की वजह से बॉडी में जो भी एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी आएगी उसको क्या बोला जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, ये हमारा अर्थ का सरफेस था। बॉडी मान लीजिए ऊपर है कहीं किसी हाइट पे, इस बॉडी का मास क्या है? m इज द मास ऑफ द बॉडी। हमको समझना क्या है? अब आपको पता है बॉडी को अगर इस हाइट पे रखा गया, मान लेते हैं ये हाइट कितनी दी गई है, दिस हाइट इज कैपिटल H, हमको हाइट H दी गई है। आपसे बोला गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक तरीके का वर्क है, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब आप देखेंगे अगर पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? तो अगर मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो आप कहेंगे जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट? दैट इज इक्वल टू mg। और mg को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको s मान लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हमेशा क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? s से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो mg इंटू s हो गया। दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे s है क्या? यहाँ पे s बराबर है h के, तो हम लोग बोल देंगे mgh। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट सम हाइट दैट इज इक्वल टू h। तो अगर आपसे बोला जाए कोई बॉडी है किसी हाइट पे रखी गई है और आपको बताना है उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू g इंटू h, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आप देखेंगे अगर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने थीटा की, यहाँ पे थीटा को यूज नहीं किया, हालांकि यूज किया है, बस उसको यहाँ से हम लोग ने मान लिया है कि थीटा की वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं। कैसे कॉस थीटा की वैल्यू 1 कैसे मान ली? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो बॉडी है वो भी नीचे आएगी अगर ऊपर से छोड़ी जाएगी, मतलब मोशन भी इधर होने लग जाएगा, और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है वो भी नीचे की ओर लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? या ये कहें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? तो 0 डिग्री है। सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे जो फॉर्मूला रखा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को सीधे सीधे रख दिया था। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला दैट इज इक्वल टू mgh, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो हमको क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बॉडी की, और बॉडी की हाइट क्या दी गई है? 20 मीटर दी गई है। तो एक एक करके पहले आप लोग चीजों को लिख लीजिए कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हाइट इज गिवन एज 20 मीटर। इसके बाद देखिए मास दिया हुआ है 20 kg, मतलब मास इज गिवन एज 20 kg, इसको आप लोग ने लिख लिया। अब आपको पता है जब बॉडी नीचे की ओर गिरेगी, या मतलब बॉडी जब हाइट पे होती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि हाइट बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाना है आपको फॉर्मूला लगाना है किसका? आपको फॉर्मूला लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जैसे ही फॉर्मूला लगाया mgh, हमको क्या मिल गया? 20 इंटू 9.8 इंटू 20, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा हमको। तो इस तरीके से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी। तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कैलकुलेट दी हाइट, हमको हाइट निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दी गई है बॉडी की कितनी है? 4 किलो जूल है। मास कितना दिया गया है? मास इज गिवन एज 20 किलोग्राम। और मान लीजिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन में दी गई है दैट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में जो दी रहेगी वही रखनी होगी, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दी रहती है तो आपको 9.8 एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज 4 किलो जूल। अब 4 किलो जूल का मतलब क्या हो जाएगा? 4000 जूल हो जाएगा। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। मास कितना दिया गया है? मास इज गिवन एज 20 kg। आप लोग ने मास को क्या लिख दिया? 20 kg लिख दिया, मास भी आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए क्या लिखना है हमको। इस बार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी गई है। क्या दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको बताना क्या है? हाइट बतानी है। हाइट कैसे बताई जाएगी? आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का, PE इज इक्वल टू mgh। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? 4000 विल बी इक्वल टू मास कितना दिया है? 20 दिया है, g कितना दिया है? 10 दिया हुआ है, और h कितना दिया है? h वी हैव टू फाइंड आउट। इसको स्मॉल h चलिए मान लेते हैं, स्मॉल h वी हैव टू फाइंड आउट। 20 इंटू 10 हो जाएगा 200। 200 अभी उधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो h की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 4000 अपॉन 200। 2 0 कट गए, ये कटा इससे और 20 मीटर आ गया। मीन्स हाइट हमारे पास कितनी आई? द हाइट दैट द बॉडी विल बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज द कैलकुलेशन। और ये हमारे पास क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे जो हम लोग डिस्कस भी आगे चल के करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उससे पहले पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। अभी तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम लोग पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अच्छा, इसकी जो यूनिट होगी, ये हाइट क्योंकि बोली गई थी तो यूनिट मीटर में होगी, और अगर एनर्जी की यूनिट बोली जाएगी तो किस में होगी? जूल में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने किलो जूल को किस में कन्वर्ट किया है? जूल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखना है, और वो डेरिवेशन किस चीज का है? वो डेरिवेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल। फ्री फॉल आपको पता है क्या होता है? फ्री फॉल के केस में हमने देखा था जो बॉडी होती है वो हमेशा सिर्फ एक चीज के एक्शन में नीचे गिरती है, मतलब एक सिर्फ फोर्स की वजह से वो नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब जो बॉडी है वो नीचे गिर रही है और सिर्फ उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा? दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इफ अ बॉडी moves under the action of gravity alone, that type of motion is called free fall. तो हम लोग अब फ्री फॉल का एक केस देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि हर पोजीशन पे जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है? कंजर्व रहती है। वो क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाने वाला है।
ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस टॉपिक में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहती है बॉडी में, अगर कोई बॉडी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है, मीन्स बॉडी इज फ्री फॉलिंग। तो देखिए एक हमने बॉडी ली और एक इधर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही है, और इसके हमने 3 कंडीशंस ले ली हैं। जब बॉडी यहाँ पे होगी उसको मान लिया फर्स्ट केस, जब या बॉडी यहाँ पहुंची तो उसको मान लिया सेकंड केस, और बॉडी जब लास्ट में पहुंची, ठीक है, मतलब इट इज जस्ट गोइंग टू टच, तो उसको हम लोग ने क्या मान लिया, थर्ड केस मान लिया। अब देखिए हमको क्या समझना है, हमको तीनों केसेस में देखना है क्या मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब हमारा जो नियम था, जो भी हमने बताया था आपको, दैट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल, ये सही हो जाएगा, वरना ये गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं केस 1 में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की वो क्या है। तो देखिए अभी जो बॉडी है वो रेस्ट में है, इस केस में जो बॉडी है वो किस में है, रेस्ट में, अभी वो छोड़ी नहीं गई। तो अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, इस केस में अगर आप देखेंगे बॉडी किस में है, रेस्ट में है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², वेलोसिटी 0 है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इन केस 1 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखिए ये बॉडी ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग जो हाइट लेते हैं वो हमेशा ग्राउंड से लेते हैं, कोई और हाइट मत ले लीजिएगा। तो ग्राउंड से जो हाइट है दैट इज गिवन एज h, कैपिटल H दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा mg कैपिटल H। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी विच इज एट अ हाइट कैपिटल H। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या मिल जाएगी केस 1 में, केस 1 में जो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी वो मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया, mgh आ गया। मतलब मैकेनिकल एनर्जी इन केस 1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू mgh। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन केस 1। अब हम लोग बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे केस 3 की। पहले केस 3 पढ़ लेते हैं, उसके बाद में केस 2 पढ़ेंगे, क्योंकि केस 2 थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो पहले केस 3 पे देख लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। केस 1 को अब बिठाते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग यहाँ लिखते चलते हैं कि केस 1 में हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी आई वो क्या आई, वो आ गई mg कैपिटल H। क्या आ गई, mg कैपिटल H आ गई केस 1 में मैकेनिकल एनर्जी। अब केस 3 देखिए पहले, तो केस 3 जो आपके पास है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मतलब बॉडी टच नहीं करी है, बस टच करने वाली है, मतलब कुछ एक छोटी सी डिस्टेंस बच रही है जिसको हम लोग क्या मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो ये जो हाइट आपको दिखाई पड़ रही है ये हाइट क्या हो गई, ये हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और हाइट 0 हो गई सरफेस से, ठीक है। हाइट अगर सरफेस से 0 हो गई तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो केस 3 में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो 0 है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या बॉडी पे वेलोसिटी होगी, तो बिल्कुल होगी, इस बॉडी के पास वेलोसिटी होगी। क्या वेलोसिटी होगी उसको पहले हमें कैलकुलेट करना है, तभी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। कैसे निकलेगी वेलोसिटी, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमारे पास फॉर्मूला है। v क्या है, v हमारे पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी है। u क्या है, देखिए u क्या था, 0, मतलब इस हाइट से यहां तक आ रही थी, वही तो हम केस ले रहे हैं कि बॉडी यहां से चली और यहां तक पहुंची, तो u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी, यहां से लेके यहां तक की हाइट क्या दी हुई है, दैट इज गिवन एज कैपिटल H, तो इसको 2gh ही रहने दीजिए। तो v स्क्वायर का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, 2gh आ गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ v स्क्वायर। अब हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा हाफ इंटू m, और v स्क्वायर किया क्या रख दें, 2gh रख दें, 2gh रख दिया, 2 और 2 देखिए कट गया, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास में, mgh बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, कि थर्ड केस में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना दैट इज इक्वल टू व्हाट, mg इंटू कैपिटल H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस 3। अब देखिए हमको काइनेटिक एनर्जी मिल गई mgh,
पोटेंशियल एनर्जी मिल गई 0। अच्छा ये चीज समझिएगा, ये फॉर्मूला हालांकि पोटेंशियल एनर्जी का है, लेकिन हमको इस केस में क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर मिल रही है। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2gh है। हम लोग ने वैल्यू पुट करी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, mgh आ गई। फिर हम लोग निकालेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mg कैपिटल H है। दोनों को ऐड कर दिया गया, क्या आ गया आंसर, mg कैपिटल H आ गया। दिस इज द फिनोमेना, दिस इज द केस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन पार्ट 3। तो पार्ट 3 में या केस 3 में जो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ रही है दैट इज इक्वल टू mg इंटू कैपिटल H। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, केस 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने देखा, केस 2 में भी क्या देख पा रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो आई वो क्या आ गई, सेम आ गई जो कि केस 1 में थी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल g इंटू कैपिटल H। अब बात करेंगे केस 3 की। केस 3 देखिए क्या है, मतलब केस 2 क्या है, जब बॉडी बीच में है। अब देखिए तो बेटा केस 2 पे आते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 मतलब बॉडी हमारे पास बीच में है। जब बॉडी बीच में होगी तो देखिए इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh होती है। लेकिन हमने आपको बताया है कि जो हाइट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं। देखिए ये जो हाइट दी गई है, पूरी हाइट क्या दी थी, कैपिटल H दी थी। इतनी हाइट क्या दी है, स्मॉल h दी गई है। तो इस बॉडी की हाइट ग्राउंड से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इन केस 2, मतलब इस पॉइंट पे। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन समझिएगा ये वेलोसिटी कहां पे है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे है। मतलब केस 2 में जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसके बारे में बात हो रही है। और बॉडी 2 की केस 2 में जो वेलोसिटी होगी v, उसको निकालेंगे कैसे, जैसे थर्ड में निकाला था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए हमको जो केस कंसीडर करना है वो इतना केस कंसीडर करना है, मतलब ये पोर्शन हमको देख के चलना है। तो अगर पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को लगाएं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो इस पॉइंट पे u 0 हो जाएगा। v क्या होगा, v विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल v बोलेंगे। अब v की वैल्यू v स्क्वायर आप रख दीजिए इक्वल टू u क्या है, u हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 2 इंटू, देखिए स्मॉल g क्या है, स्मॉल g तो स्मॉल g ही है, लेकिन h बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कैपिटल H लें कि स्मॉल h लें कि h माइनस h लें। अब समझिएगा हम लोग कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग ने केस कंसीडर किया 2 पॉइंट का। तो बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गई, h क्या होता है, h इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। और बॉडी जब यहां से यहां तक पहुंच रही है तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, अरे h का ही तो कर रही है, लेकिन कैसा h, स्मॉल h। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल H नहीं ले सकते, क्या लेंगे, स्मॉल h लेंगे। तो हमारे पास जो v स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 2g इंटू स्मॉल h आ गई। ठीक, अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m, और v स्क्वायर जो लिखा हुआ था उसकी क्या रख देंगे, 2gh रख देंगे। ये 2 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, mgh आ गई। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 पे जो काइनेटिक एनर्जी आई वो इतनी आ गई। अब देखिए क्या करना है, हमको पोटेंशियल एनर्जी भी मिल चुकी, हम लोग को काइनेटिक एनर्जी भी मिल चुकी, फिर मैकेनिकल एनर्जी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगी, mgh माइनस mgh, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे, mgh ऐड कर दिया। ये वाला mgh ये वाला mgh दोनों कट गए, बचा क्या, तो मैकेनिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो फिर से क्या आ गया, mg इंटू कैपिटल H आ गया। इसका मतलब हमको ये पता चला, चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, तीनों केसेस में जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू m इंटू g इंटू h, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, दैट रिमेन्स अवर मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हमको ये पता चल रहा है इन केस ऑफ अ फ्री फॉल, इन केस ऑफ अ फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड।
ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है फ्री फॉल के केस में। सिर्फ फ्री फॉल में ही नहीं, ज्यादातर केसेस में या सभी केसेस में हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व होगी। एक और केस होता है जिसमें पेंडुलम की बात करते हैं, तो सेम जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेशन देखा, बिल्कुल सेम पेंडुलम में भी डेरिवेशन होता है। वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन दोनों का सम जो होगा वो हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं आपको पेंडुलम का केस बता देता हूं कि कैसे पेंडुलम का डेरिवेशन किया जाएगा, उसको डिराइव करके नहीं बताएंगे, सिर्फ बता देते हैं कैसे डेरिवेशन किया जाता है। ठीक है, तो बेटा अगर एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा तो डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन आप फिर भी समझिए चीजों को। ठीक है, जो पेंडुलम है वो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, ऐसे है कि नहीं। तो पहले उधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, इस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट करता है। अब देखिए ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये कितनी हाइट पे है, तो सरफेस से, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, सरफेस से कितनी हाइट पे है, कैपिटल एच की हाइट पे है। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको याद रखना है वेलोसिटी क्या रहती है बॉडी की, 0 रहती है। तो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों केस में जो वेलोसिटी रहेगी पेंडुलम की, जो बॉब की वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई दोनों पॉइंट पे। लेकिन अगर इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mg कैपिटल H। सिमिलरली यहां पे अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो देखिए भी वही हाइट पे है, हालांकि उसी हाइट तक नहीं पहुंच सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है जो इसकी हाइट को कम कर देगा, लेकिन हम लोग फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, mg कैपिटल H मिल जाएगी, क्योंकि देखिए बॉब कितनी हाइट पे है, कैपिटल H हाइट पे है अर्थ के सरफेस पे। तो हमको ये पता चला यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, mgh आ जाएगी, क्योंकि v0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो दोनों केसेस में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई, मैकेनिकल एनर्जी आई, वो तो सेम आई। लेकिन अगर बात करते हैं थर्ड केस की, थर्ड केस आपके पास ये वाला केस है, इसमें जो आप लोग हाइट देख पा रहे हैं ग्राउंड से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बीच वाले केस को, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। तो मीन पोजीशन की अगर बात करी जाए, ठीक है, और मीन पोजीशन पे आपसे पूछा जाए कि मीन पोजीशन पे बताइए हाइट क्या है, तो आप कहेंगे हाइट 0 है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग ने मान लिया 0, क्योंकि ग्राउंड वहीं से मान लिया निकल रहा है। ठीक, अब देखिए हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी बॉडी की, तो आंसर है नहीं, इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां से लेके यहां तक का मोशन कंसीडर करेंगे बॉडी का, यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मोशन कंसीडर करेंगे। यहां बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो हम लोग मान सकते हैं u इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे u मान लेते हैं, u 0 है। हाइट कितनी कवर कर रहा है, देखिए यहां से जब बॉडी यहां तक जा रही है तो कितनी हाइट उसने कवर करी, तो जो s है, s किसके बराबर हो गया, h के बराबर हो गया। उसके बाद आपको क्या समझना है, उसके बाद समझना हमको निकालना क्या, हम लोग को इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, वो हम लोग ने मान ली v। ठीक, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको v स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्या 2gh नहीं मिल जाएगी, क्योंकि u तो 0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास मेन पोजीशन वाला पॉइंट था, इस पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 2gh मिल गई। अब अगर आप मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ये तो 0 थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर क्या रख दिया, 2gh रख दिया, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया, mgh आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी फिर से क्या आ जाएगी, दोनों का सम, और जब दोनों का सम करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, सभी केस में मैकेनिकल एनर्जी सेम है। तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ किसका, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसको सिंपल पेंडुलम बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, इसका नाम है जूल्स, मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब समझिए कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर।
आपके घरों में बिजली का बिल आता होगा, तो जो बिजली का बिल आता है, ठीक है, जो यूनिट्स आती हैं, तो उसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल मतलब क्या होता है, जो व्यापार में यूज हो, ठीक है, जो बिजनेस पर्पसेस में यूज हो। तो किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है दैट इज किलोवाट आवर। अब देखिए, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है यूनिट। अगर इसको लेमैन की भाषा में बात करी जाए तो इसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट, अगर आपसे बोला जाए 10 यूनिट का आपका बिल आया, 10 यूनिट आपके घर में कंजम्पशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब 10 किलोवाट आवर का कंजम्पशन हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, निकालने का तरीका बहुत आसान है। जूल का मतलब क्या होता है, जूल का मतलब होता है वॉट डैश सेकेंड। मतलब जो हमारे पास पावर किलोवाट में दी गई है उसको हम लोग वॉट में कन्वर्ट कर दें, और जो टाइम आवर्स में दिया गया उसको किस में कन्वर्ट कर दें, सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू, देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इतने हमारे पास जूल आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, 10 टू की पावर 5 जूल आ जाएगा। इसको हम लोग और आसान अगर लिखना चाहें और सिंप्लीफाई करें तो 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया 1 किलोवाट डैश आर। तो 1 किलोवाट आर में आपको याद रखना है 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। हमारे पास वर्क पावर एनर्जी चैप्टर था, इसमें सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, ठीक है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।